हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी महाजनपद काल का परिचय करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी राजधानियां कौन सी थी और मगध के उत्कर्ष के कारण कौन से थे, जिस कारण मगध आगे चलकर सबसे बड़ा महाजनपद बनेगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनेगा। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आदित्य बैच की इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 18 है आज, और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। किसके बारे में? तो आप कहेंगे भैया महाजनपद काल के बारे में। अच्छा, मैंने जब आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ाया था, बौद्ध धर्म, तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी। मैंने आपको सुत्त पिटक के बारे में बताया था और मैंने उसमें बताया था कि सुत्त पिटक के 5 भाग होते हैं। उनमें से एक भाग आपका था अंगुत्तर निकाय। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय से उसकी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, वहाँ से भी हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो महाजनपद, मैंने जब आपको वैदिक काल बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा कि मैंने आपको बताया था कुल से मिलकर क्या बनता है। तो मैंने आपको बताया था कुल से मिलकर आपका बनता है ग्राम। जब ग्राम कई हो जाते हैं तो उनसे मिलकर बनता है विश्व। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब कई विश्व मिल जाते हैं तो उससे बनता है जन, और जब कई जन मिल जाते हैं तो उससे बनता है जनपद, और जब कई जनपद मिल जाते हैं तो उससे महाजनपद का निर्माण होता है दोस्तों। अच्छा, वैदिक काल में इतनी ही इकाई थी, केवल 2, 4, 1, 5 इकाइयाँ थी, राजनैतिक इकाइयाँ थी या सामाजिक इकाई हम इसे कह सकते हैं। कि सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जनपद थी। लेकिन धीरे धीरे जब महाजनपद काल का उदय हुआ तो आप देखेंगे इसके नाम में क्या है, जनपद के आगे महाजनपद लिखा हुआ है। यानी कि जब कई सारे जनपद आपस में मिल जाते हैं तो उससे निर्माण होता है महाजनपद का। और आप कहेंगे कि जनपदों से मिलकर क्या बनता है, महाजनपद बनता है। क्या बनता है? तो महाजनपद बनता है। तो इस काल में भी सबसे छोटी इकाई कुल ही थी, फिर उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जनपद, महाजनपद। सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? तो आप कहेंगे समाज की सबसे बड़ी इकाई हो गई महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में हम जानेंगे। कुछ महाजनपद फेमस हैं, उनके नाम आप सभी ने सुने होंगे, जैसे मगध हो गया आपका, काशी हो गया आपका। आप कहेंगे भैया कौशल भी एक महाजनपद था। आप कहेंगे अवंती भी एक महाजनपद था। आप कहेंगे वत्स भी एक महाजनपद था। इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं, इनकी राजधानियां भी जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दी कि ऐसे ही निर्माण हुआ है महाजनपद का। जो परिवार होता है उसे हम कुल कहते हैं। फिर ग्राम, जब कई परिवार मिल जाते हैं उनसे ग्राम का निर्माण होता है। जब कई गांव मिल जाते हैं तो उससे विश्व का निर्माण होता है। विश्व वर्तमान की हम तहसील कह सकते हैं, जो उससे जन का निर्माण होता है। जब कई जन मिल जाते हैं तो उसे हम जनपद कहते हैं दोस्त। जनपद एक तरह का जिला आप कह सकते हैं। इस समय में वर्तमान में जिले को जनपद ही कहा जाता है हिंदी में। अगर हम कई जनपदों को मिला दें तो महाजनपद, तो ये थोड़ा जैसे एक देश टाइप का हो जाता था, या आप कह सकते हैं एक राज्य जो होता है। अब देश भारत के इतना क्षेत्रफल तो नहीं होता था, लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, तो ऐसे ही बड़े क्षेत्र पर ये होते थे, कई जनपदों को मिलाकर बनते थे। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से। तो मैंने आपको इकाइयों के बारे में बता दिया कि आखिर किस तरीके से महाजनपद बना, उसके बारे में आप जान गए हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो आप कहेंगे भैया मैंने अभी आपको बताया था कि महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ है एक, अंगुत्तर निकाय। आप लिखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16
महाजनपदों महाजनपदों की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसे आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बौद्ध ग्रंथ है एक जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जो कि सुत्त पिटक का भाग है, और यहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है एक, दोस्त आप लिखिएगा कि एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे भैया उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र नाम का जैन ग्रंथ है, और इससे भी हमें क्या मिलता है, तो आप कहेंगे इससे भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, महाजनपद की जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि 2 ग्रंथ हैं जिससे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय है, दूसरा ग्रंथ आपका क्या है, तो भगवती सूत्र है, और यहाँ से भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद हम बात करें तो एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी किसकी रचना है, वो पाणिनि की रचना है। तो आप कहेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमें 22 महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो अगर हम इसकी बात करें, आप कहेंगे कि अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिली, भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिली, लेकिन जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है इससे हमें 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंगुत्तर निकाय से भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इसे ही माना गया, और इसलिए यह निर्धारित किया गया कि 16 महाजनपद ही थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 16 थी। 16 महाजनपद थे जो प्रामाणिक माना गया, तो आप कहेंगे 16 महाजनपद थे महाजनपद काल में। अब इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई। अच्छा, मैं बात करूं तो ये जो 16 महाजनपद थे ये किस तरह के थे, तो आप इसे कुछ इस तरह लिखेंगे 14+2, यानी कि 16 ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हम 14 को एक तरफ रखेंगे और 2 को एक तरफ रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो 14 महाजनपद थे, 14 महाजनपद जो थे वो कौन से थे, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था राजतंत्र। यहाँ की कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर राजाओं का शासन होता था, यानी कि राजा का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था, यानी कि राजा के बाद राजा का पुत्र शासक बनेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र शासक बनेगा, जैसा वंशानुगत पद होता है राजा वाले में। तो ये जो 14 महाजनपद थे इसमें क्या चलता था, राजतंत्र चलता था, राजा का पद वंशानुगत होता था। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही से चल रही है, और थोड़ा मैं फैन की स्पीड तेज कर लूँ, गर्मी लग रही है। ओके, 2 मिनट। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि जो 16 महाजनपद थे उसे हम 14+2 करके पढ़ेंगे, जिसमें 14 महाजनपद जो थे वो क्या थे, वो थे राजतंत्र वाले, और जो 2 महाजनपद थे वो कौन से थे, तो आप कहेंगे भैया कि वो थे गणतंत्र वाले। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर गणतंत्र था। आप कहेंगे कि इस समय भी इतने सालों पहले, लगभग ये 2000-2500 साल पहले की बात है, और इस समय भी क्या हुआ करता था, 1500 वर्ष पहले की बात है, और इस समय भी क्या गणतंत्र होता था? जी हाँ, बिल्कुल होता था, क्योंकि हमें इससे जानकारी मिलती है कि जो 2 महाजनपद थे वो क्या थे, वो थे गणतंत्र। अब गणतंत्र की बात करें तो इनमें कौन कौन से महाजनपद आएंगे, तो एक तो महाजनपद आएगा जिसका नाम है वज्जी, और एक आएगा मल। ये 2 महाजनपद थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या था, तो आप कहेंगे गणतंत्र की व्यवस्था थी। जो ये वज्जी है इसे दुनिया का प्रथम गणतंत्र राज्य भी कहते हैं। दुनिया का प्रथम गणतंत्र राज्य, दुनिया का
प्रथम गणतंत्र भी इसे कहते हैं, प्रथम गणतंत्र इसे कहते हैं। ऐसा माना गया है कि ये पहला गणतंत्र था, क्योंकि ये बहुत प्राचीन बात है। और मैंने आपको बता दिया है। तो गणतंत्र कहने का मतलब क्या है कि यहाँ के राजाओं को जनता चुनती थी। राजा यहाँ भी होते थे, लेकिन एक समूह में होते थे, यानी कि राजाओं का एक संघ होता था। इसमें कई राजा होते थे, एक राजा नहीं होता था। लगभग 7-8 राजाओं का एक राजा कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक समूह होता था, जिसमें 7-8 सदस्य होते थे और वो डिसीजन लेते थे और वही निर्धारित करते थे कि राजा कौन होगा। यानी कि जनता के द्वारा क्या होता था, राजा का चुनाव होता था। और उनकी भी एक तरह से क्या होती थी, जैसे इस समय आप देखेंगे कैबिनेट मंत्री होते हैं, ऐसे ही यहाँ के राजाओं के भी मंत्री हुआ करते थे, जिनसे पूछकर, जिनसे विचार विमर्श कर कर राजा को डिसीजन लेना पड़ता था। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे आप पढ़ेंगे, इसी बज्जी संघ का एक राजा होगा चेटक, एक अच्छा राजा होगा चेटक, जिसे हम राजा चेटक कहते हैं, जो मगध से भी टक्कर लेगा। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं बात करूं तो क्या था कि ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से 8 महाजनपद किस राज्य में पड़ते थे, तो उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद पड़ते थे। तो आप लिखेंगे 16 महाजनपदों में से यूपी में 8 महाजनपद स्थित थे। 8 महाजनपद स्थित थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद की सीमाएं साझा करती थी। यानी कि अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद उपस्थित थे, तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में 8 महाजनपद स्थित थे। अच्छा, मैं बात करूं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। आपसे कभी भी पूछा जाए कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वो मगध था। अच्छा, कभी भी पूछा जाए कि मगध के पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, यानी कि बाद में तो मगध हो जाएगा, लेकिन अगर मगध के उत्कर्ष से पहले की बात करें कि इससे पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा हुआ करता था, तो आप लिखेंगे मगध से पूर्व सबसे शक्तिशाली कौन सा था जनपद, तो आप कहेंगे मगध से पूर्व सबसे शक्तिशाली था काशी। मगध से पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे काशी था। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर स्थित हैं। आप लिखेंगे कि 2 महाजनपद ऐसे थे, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान में क्या हैं, भारत की सीमा से बाहर हैं। पहला आपका है कंबोज, जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान में स्थित है, और दूसरा आपका है गंधार, जो कि आप जानते हैं अफगानिस्तान में स्थित है। कंबोज और गंधार, ये दोनों जो महाजनपद हैं, ये भारत के बाहर हैं, भारत की सीमा के बाहर हैं, भारत की सीमा के बाहर स्थित है, के बाहर स्थित है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई कि अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, वहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमें 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन क्योंकि उसे प्रामाणिक नहीं माना गया है, इन्हीं दोनों को माना गया है, तो हम मानते हैं कि 16 महाजनपद है। इसके बाद हमने जाना कि 14 + 2 करके ये 14 महाजनपद राजतंत्र थे, 2 क्या था, गणतंत्र था, यानी कि यहाँ राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद है, कितने हैं, तो 8 हैं, स्थित हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध था, लेकिन मगध से पहले कौन सा शक्तिशाली था, तो काशी था। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। 2 महाजनपद कंबोज और गांधार भारत की सीमा से बाहर स्थित हैं। वर्तमान में अगर कंबोज की बात करूं तो पाकिस्तान में, गंधार की बात करूं तो अफगानिस्तान में। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। बेहतर तरीके से आप समझते हुए चलिए और सभी को हम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। मैं इसे रेज कर देता हूँ
और फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मिलन ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही उस पर मैं क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ और डेली आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के आंसर दे दिया करूँगा। तो बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए और बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं सीरीज कर देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अच्छे तरीके से समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैं बात करूं अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में कि उनके नाम कौन कौन से थे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए 16 महाजनपदों के 16 महाजनपदों के नाम तथा उनकी राजधानियां, ये आप डाल दीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए कि 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के नाम तथा उनकी राजधानियां, यानी कि उनकी कैपिटल्स के बारे में हम जानेंगे। बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए। जो ये 16 महाजनपद हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है जो इनके नाम है, क्योंकि किसी भी महाजनपद का आपको राजधानी पूछा जा सकता है। तो बेहतर तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। ऐसे रिवाइज करते रहिए एक दो बार, मतलब आप ऐसा बना लीजिए कि जो चीज़ कठिन है उससे आप रोज़ 5 मिनट एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, वो वैसे ही याद हो जाएगी। 5-6 दिन आप लगातार पढ़ेंगे तो वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए अगर मैं बात करूँ 16 महाजनपदों के नाम के, तो पहला नंबर आप डालिए मगध। आप ऐसा कुछ लिख दीजिएगा कि महाजनपद, और एक तरफ लिख दीजिएगा आप राजधानी। एक तरफ क्या लिख दीजिएगा, तो आप लिखेंगे राजधानी। और अब हम इसे अच्छे से समझें। तो अगर हम पहले महाजनपद की बात करें, इसमें क्रम चाहे जो हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जिस तरह बुक में लिखा हुआ है उसी क्रम में लिखें। मैं भी यहाँ पर कोई क्रम से नहीं लिखूँगा, जो आएगा वैसे ही लिखते चलिए। आपको नाम याद रखना ज़रूरी है, बस इतना ही काफ़ी है। अगर मैं बात करूँ महाजनपद की, तो आप एक लिखेंगे मगध। इस नाम से तो सभी परिचित ही होंगे, आपने कहीं ना कहीं मगध का नाम जरूर सुना होगा। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं मगध की, तो आप कहेंगे इसकी राजधानी है राजगृह। इसकी राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे राजगृह है। या जैसे हम पाटलिपुत्र यानी कि दूसरी राजधानी, इसकी कई राजधानियां बदली हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी चिंता ना कीजिए, अभी हम सिर्फ इसकी राजधानियों के बारे में जानने वाले हैं। तो राजगृह, पाटलिपुत्र और ग्रीब्रज इसकी राजधानियाँ हैं। बेहतर तरीके से समझते हुए चलिए। अगर मैं इसके बाद बात करूं, तो आप कहेंगे भैया इसके बाद की राजधानी एक महाजनपद है अंग की राजधानी की मैं बात करूं, तो इसकी राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे चंपा। फिर अगले महाजनपद का नाम आप नोट करेंगे। अंग के बाद अगर हम बात करें, तो आप कहेंगे काशी की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे वाराणसी। इसके बाद मैं बात करूं, तो आप कहेंगे चौथा कौशल की मैं बात करूं, तो कौशल की 2 राजधानियां थीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कौशल की 2 राजधानियां थीं, एक थी साकेत और एक आपकी क्या थी, तो आप कहेंगे भैया श्रावस्ती। एक क्या थी, तो एक श्रावस्ती थी। एक क्या थी, श्रावस्ती थी। अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र, ग्रीब्रज थी। ये तीनों राजधानियां थी और बाद में ये क्या हुआ कि ये बदलती रही हैं। कभी राजगृह थी, फिर ग्रीब्रज हुई, फिर पाटलिपुत्र, ऐसे ही बदलती रही हैं। सबसे प्राचीन ग्रीब्रज थी, फिर राजगृह हुई, फिर पाटलिपुत्र। ओके, तो मैं जब आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा तब अच्छे तरीके से हम इसे समझेंगे। देख लेता हूँ, वीडियो अच्छी चल रही हैं, अब बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, मुझे देखना रहता है, कभी कभी बंद हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं देख लेता हूँ 1-2 बार। अगर मैं अंग की बात करूँ, तो चंपा इसकी राजधानी थी। काशी की बात करूँ, वाराणसी, जिसे मैंने बताया था कि काशी मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। अगर कौशल की बात करें, तो साकेत, श्रावस्ती। जो उत्तरी कौशल था, नॉर्थ वाला, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। इसकी 2 राजधानियां थी। साकेत जिसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे इसे हम अयोध्या के नाम से भी जानते हैं,
किस नाम से? अयोध्या को साकेत कहा गया है। और आप कहेंगे जो उत्तरी राजधानी थी, उत्तरी कौशल था, उसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, जिसे हम साकेत कहते हैं। और जो दक्षिणी कौशल था, दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आप कहेंगे भैया श्रावस्ती हुआ करती थी। ये वही श्रावस्ती है जिसे मैंने बौद्ध ग्रंथ पढ़ाते हुए कहा था कि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। एक प्रमुख तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं बात करूँ अवंती की, तो अवंती का भी ऐसे ही है। आप कहेंगे अवंती की भी दो राजधानियाँ हैं। एक तो आपका है उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में स्थित है वर्तमान में, ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो अगर मैं बात करूं उज्जैन, और एक है महिष्मती। अब आप कहेंगे महिष्मती क्या ये बाहुबली वाला है? तो भैया ये बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है। इसमें भी क्या था कि अवंती की जो उत्तरी राजधानी थी, उत्तरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। और जो दक्षिणतम राजधानी थी वो कौन सी थी? तो आप कहेंगे महिष्मती थी। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती हो गया। छठा आप लिखेंगे पांचाल। पांचाल की मैं बात करूं तो इसकी भी दो राजधानियां थी। जिसकी दो राजधानियां हैं उसकी दो राजधानियां हम लिखते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। इरेज कर थोड़ा सही से लिख देता हूं पांचाल। छठा मैं लिखूंगा पांचाल। अगर मैं इसकी बात करूं पांचाल की, तो आप कहेंगे इसकी है अहिछत्र, अहिछत्र और काम्पिल्य। इसकी भी दो राजधानियां हैं, अहिछत्र और काम्पिल्य। ठीक उसी तरह उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसके बाद मैं बात करूं तो पांचाल हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे 7वां नंबर गंधार, गांधार जिसे हम कहते हैं, गांधार जिसे हम कहते हैं। इसकी राजधानी में बात करूं तो ये तक्षशिला में स्थित है। तक्षशिला वर्तमान में अफगानिस्तान में है, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर आचार्य चाणक्य पढ़ाया करते थे, जहाँ के आचार्य थे चाणक्य जी। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। ये वही एक महाजनपद है जो भारत के बाहर स्थित है। एक और है कम्बोज, ओके, उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। अगर हम बात करें कम्बोज की, तो कम्बोज भी भारत के बाहर स्थित है। इसकी हम बात करें राजधानी, तो इसकी राजधानी थी हाटक, जिसे हम राजापुर भी कह देते हैं। इसके बाद हम 9वें की बात करें तो आपका इतना हो गया है। इसके बाद काशी कौशल हो गया है। अब हम बात करें तो एक है आपका अंग भी हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक है आपका सूरसेन। सूरसेन की मैं बात करूं तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसके बाद मैं बात करूं 10वें की, तो मल्ल। ये मल्ल वही है जहां पर गौतम बुद्ध जी का देहावसान हुआ था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही उनका देहावसान हुआ था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार मल्लों के द्वारा किया गया था। तो ये भी एक क्या था, मैंने बताया है अभी कि ये एक गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। इसके बाद मैं बात करूं वज्जी की। वज्जी भी एक गणतंत्र राज्य था। ये दो ऐसे राज्य थे जो गणतंत्र थे, यानी कि जहां पर जनता द्वारा राजा को चुना जाता था। अगर मैं वज्जी की बात करूं तो इसकी राजधानी थी वैशाली। इसके बाद मैं बात करूं अगर 12वीं की, तो आप कहेंगे भैया एक और बच रहा है। अगर हम बात करें तो आप कहेंगे मत्स्य। मत्स्य महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। 13वीं की मैं बात करूं तो आप कहेंगे चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे शक्तिमती। शक्तिमती। ये चेदी वही है जो खारवेल से संबंधित है, यानी कि कलिंग का जो क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद में आता था। इसके बाद मैं 14वीं की बात करूं तो आप कहेंगे कुरु, जिसे हम कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो कितने महाजनपद मैंने लिखा दिए अभी तक? 14। मगध हो गया आपका, अंग हो गया, काशी हो गया, कौशल, अवंती, पांचाल, गांधार, कम्बोज, सूरसेन, मल्ल, वज्जी, वत्स, मत्स्य, और अगर हम बात करें चेदी, कुरु। अगर मैं बात करूं तो एक महाजनपद और बच रहा है, मतलब दो बच रहे हैं। एक आपका है वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे कौशाम्बी। एक और बच रहा है, कौन सा है? ध्यान दीजिए,
मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती, पांचाल, गांधार, कंबोज, सूरसेन, मल्ल, वज्जी, मत्स्य, चेदी, कुरु, वत्स। इतनी चीज़ें आप लिखिए। फिर हम बात करते हैं, एक आपका बच रहा है, कौन सा है? अगर हम बात करें तो एक आपका कौन सा है, वो कहेंगे अस्मक। एक यही बच रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था कौन सा है, तो अस्मक है। अस्मक की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पैठान भी कहते हैं, जिसे हम पैठान भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। मैंने राजधानियाँ लिखा दी हैं, कोई ट्रिक व्रिक के पीछे ना पड़िएगा, इससे आप अच्छे से याद कर लीजिए। 5-6 बार पढ़ेंगे, अगर रोज़ 5 मिनट आप ऐसे ही पढ़ लिया करेंगे। मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, गृह, ब्रज, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, कौशल, साकेत, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, महिष्मति, पांचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा, मल्ल, कुशीनगर, वज्र, वैशाली, मत्स्य, विराटनगर, चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी, अश्मक, प्रतिष्ठान। ऐसे ही याद कर लीजिए, 5-6 बार आप पढ़ेंगे, आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। नोट करिए, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। इसे इरेज कीजिए, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करिए। कल से हमारा स्टार्ट होगा हर्यक वंश बेहतरीन तरीके से, और बहुत मज़ा आने वाला है उस वाली वीडियो में, क्योंकि अब आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि अब हिस्ट्री का जो है बहुत ही बेहतरीन पार्ट शुरू होने वाला है, जिसे मैं इतना अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आपको वैसे ही आनंद आएगा पढ़ने में, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाया करेंगी बेहतरीन तरीके से, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अच्छा, मैं बात करूं कुछ चीज़ों के बारे में, तो अगर मैं बात करूं, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मगध की सीमाएं कहाँ कहाँ तक लगते थी, यानी कि उसका प्रसार क्या था, तो आप कहेंगे मगध जो था, वर्तमान में अगर हम मगध की बात करें तो मगध का जो क्षेत्र था वो कौन कौन सा था, तो आप कहेंगे मगध पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, पूर्वी यूपी, इसके साथ साथ बिहार में फैला हुआ था, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था। कहाँ पर फैला हुआ था, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें महाजनपद में, हमें ये ध्यान रखना है कि महाजनपद काल में जो महाजनपद थे उसमें से सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा था, सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा था, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी कौन सा था। तो ऐसे आप थोड़ा ग्राफ बना लीजिए ऐसे बेहतर तरीके से, और ऊपर लिखिएगा N, जिसका मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे S। इधर हम बात करें तो इधर आपका हो जाएगा ईस्ट, और इधर आपका हो जाएगा वेस्ट। अगर मैं बात करूं कि सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज था। कंबोज, जिसकी राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे हाटक थी, कंबोज था। अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद काल में सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा है, तो आप कहेंगे कंबोज है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है, तो आप कहेंगे अंग, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। इसे हम वड़िकों का नगर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वड़िकों का नगर कहते हैं, या हम जिसे वड़िक में क्या होता है, व्यापारी होता है, तो व्यापारियों का नगर भी कहते हैं, व्यापारियों का नगर कहते हैं अंग को, यानी कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे चलकर मगध इसे भी शामिल कर लेगा। इसके बाद मैं बात करूं तो आप कहेंगे सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा था, तो वो अस्मक था, सबसे दक्षिण में स्थित था अस्मक। अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी, तो आप कहेंगे भैया इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसे हम पैठान भी कह देते हैं। इसके बाद मैं बात करूं सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था, महाजनपद काल में सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया सबसे पश्चिमी था अवंती। अवंती की अगर हम बात करें अवंती की, तो आप कहेंगे भैया अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जिसे हम यानी कि दूसरी राजधानी क्या थी, महिष्मति थी। तो उज्जैन तथा महिष्मति इसकी राजधानियाँ थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आगे चलकर मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आखिर क्यों मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनेगा, तो आप ऐसा कुछ लिख दीजिएगा, मैं समझा देता हूं अभी कि मगध के उत्कर्ष के शासन, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे, तो मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ, फिर हम कल से हर्यक वंश स्टार्ट करेंगे।
अगर मैं पहले कारण की बात करूं, आखिर क्यों मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ, आप देखेंगे जो 16 के 16 महाजनपद हैं, कहीं ना कहीं हर महाजनपद को मगध पराजित कर देगा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगा, जिसमें आप देखेंगे हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश, जिसमें आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आप देखेंगे अशोक जैसे सम्राट आएंगे जो साम्राज्य का खूब ज़्यादा विस्तार करेंगे। तो आखिर क्यों ये इतना शक्तिशाली महाजनपद हुआ, तो इसके पीछे के कुछ रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जो यहाँ की मृदा थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये सोन, गंडक नदियों का था। यानी कि ये क्षेत्र कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया ये क्षेत्र था गंगा सोन गंडक। मगध महाजनपद में गंगा सोन गंडक जैसी नदियां उपस्थित थी। मगध में क्या था कि सोन गंडक गंगा नदियां उपस्थित थी। कहाँ पर? मगध में। और मगध में ये नदियां उपस्थित होने का कारण क्या था कि यहाँ की मृदा बहुत ही क्या थी? उपजाऊ थी। मृदा उपजाऊ थी भैया। अब जब मृदा उपजाऊ थी तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वो था कृषि। और कृषि से क्या होता था? खूब सारा राजस्व, यानी कि जो टैक्स होता है, टैक्स मिलता था। कृषि से क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। और जब टैक्स मिलेगा तो राज्य वैसे ही मजबूत होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मगध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा गंडक सोन जैसी नदियाँ थीं और इन नदियों से सिंचित भूमि होने के कारण यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती थी, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खूब सारी फसलें होती थी, यानी कि पैदावार ज़्यादा रहती थी मगध में। और जब मृदा उपजाऊ है तो कृषि वैसे ही अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, और खेती से ही राजा टैक्स लेता था। पहले के समय में किसान जो खेती होती थी वही प्रमुख अर्थव्यवस्था का यानी आधार होता था। और जो आधार था वो कृषि था, इसलिए राजाओं को टैक्स ज़्यादा मिलता था। और टैक्स मिलता था तो अपनी सेना में लगाते थे, जिससे सेना, क्योंकि सैनिक जो होते हैं उन्हें वेतन भी देना पड़ता है और हथियारों को खरीदना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है, तो उसमें खर्च आता है। और इससे क्या था कि मगध वैसे ही मजबूत हो जाता है। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन प्रमुख ये है कि यहाँ पर जो मगध का क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आप कहेंगे मगध के क्षेत्र में लोहे तथा तांबे की खदानें थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि लोहे तथा तांबे पाए जाते थे। मगध के क्षेत्र में लोहे तथा तांबे क्या थे? पाए जाते थे। इसलिए क्या था कि इन्हें किसी से खरीदना नहीं पड़ता था लोहा, क्योंकि युद्ध करने के लिए क्या जरूरी होता है? लोहा। लोहे की खोज जब हुई, आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, मैंने आपको बताया था कि अतरंजी खेड़ा नाम का एक स्थान था जो कि एटा जनपद में स्थित है उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा। और वहीं पर लोहे के साक्ष्य मिले थे सबसे प्राचीन। और जब लोहे की खोज हो गई, इसके बाद क्या हुआ? एक तरफा क्रांति आ गई, यानी कि राज्यों का उदय होने लगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए तलवार, भाला, कवच, ये सारी चीजें लोहे से ही बनती है। लोहे से मजबूत धातु नहीं है युद्ध करने के लिए प्राचीन समय में। तो लोहा जिसके पास ज़्यादा होगा वो वैसे ही शक्तिशाली हो जाएगा, उसके पास तलवारें ज़्यादा होंगी, वो अच्छे अच्छे कवच पहनेगा, तो युद्ध में वो वैसे ही विजयी होने की संभावना उसकी हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो मगध के क्षेत्र में लोहे ज़्यादा पाए जाते थे। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो इसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी, आप कहेंगे भैया मगध की राजधानी जो थी, एक तो थी आपकी पाटलिपुत्र और एक आपकी थी राजगृह। तो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन राजधानी जो थी राजगृह, इसके पहले भी गृहब्रज हुआ करती थी, लेकिन राजगृह से अगर हम बात करें तो ये 4 पहाड़ियों के मध्य था, 4 पहाड़ियों के मध्य स्थित था, 4 पहाड़ियों के मध्य स्थित था। राजगृह 4 पहाड़ियों के मध्य स्थित था।
तो कोई भी अगर मगध पर आक्रमण करेगा और जो मेन राजधानी है, राजा जो है वो वहीं रहता है और वो 4 पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो वहाँ पर तुम वैसे ही नहीं जीत पाओगे। पहाड़ी ऊंची होती है, वहाँ से वो एक पत्थर भी फेंकेंगे तो नीचे आते आते इतना स्पीड बढ़ जाएगा कि तुम ऐसे ही घायल हो जाओगे। तो ये भी कारण था कि पहाड़ी पर चढ़कर किसी राजा के लिए मगध को पराजित करना असंभव था। तो राजधानी अच्छी जगह थी। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी राजधानी जो थी, जो बाद में बनेगी पाटलिपुत्र, ये क्या था? ये 3 नदियों के संगम पर स्थित था। यानी कि आप कहेंगे गंगा, गंडक तथा सोन नदियों के संगम में स्थित था। सोन नदियों के संगम में स्थित था, यानी कि ये क्या था, एक तरह से संगम में स्थित था। और इससे क्या था कि अगर कोई भी मगध पर आक्रमण करेगा तो उसे नदियों को पार कर कर मगध में पहुंचना होगा। और प्राचीन समय में उतनी व्यवस्था तो थी नहीं कि जहाज के द्वारा, बड़ी बड़ी जहाजें हैं कि नदी को पार कर लिया या बांध बनाकर पार कर लिया, लेकिन एक तरह से असंभव था नदियों को पार करना। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई राज्य उस तरफ स्थित है, बीच में 3 नदियों का संगम है, फिर आप कैसे पार करेंगे? अगर कोई राजा मगध पर आक्रमण भी करेगा तो उससे उसका पहला ये मोटिव होगा कि पहले वो नदी को पार कर ले। आप देखेंगे कि नदियों में बाढ़ भी आई रहती है, नदी को पार करने के लिए आपको बांध बनाना पड़ेगा। तब तक ये सभी तैयार हो जाते थे मगध वाले और वैसे ही हरा देते थे। तो मेन रीजन ये था कि इसकी राजधानियां बहुत ही अच्छी जगह पर थी और यहाँ पर किसी दूसरे क्षेत्र के राजा को आकर यहाँ पर युद्ध करना और विजय पाना एकदम असंभव था। इसलिए मगध का उत्कर्ष सबसे ज्यादा हुआ और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद हुआ। इसके बाद क्या था, ये आपका था चौथा रीजन। एक प्रमुख रीजन ये भी है कि यहाँ पर योग्य राजा हुए, योग्य शासक हुए। मगध में क्या था, योग्य शासक हुए। अब सारी चीजें चाहे जो हो जाएं, लेकिन जब तक योग्य शासक नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा, उसका विस्तार नहीं होगा। तो आप देखेंगे, चाहे आप बिंबिसार से शुरू कर दें हर्यक वंश में, तो बिंबिसार भी एक कुशल शासक था, अजातशत्रु, जिसने युद्ध में रथ मूसल, महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसके बाद आप देखेंगे शिशुनाग वंश आएगा, नंद वंश का महापद्मनंद, फिर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, सम्राट अशोक, ये सारे शासक आए। ये सभी बहुत योग्य थे, बहुत ही कुशल नेतृत्व वाले थे, सेना का अच्छा नेतृत्व करते थे, तो वैसे ही जीत जाते थे। अगर हम छठे रीजन की बात करें तो आप कहेंगे कि जो दक्षिण बिहार था वहाँ पर हाथी पाए जाते थे ज़्यादा। वहाँ के जंगलों में, दक्षिण बिहार में क्या था, हाथी पाए जाते थे। दक्षिणी बिहार में हाथी की संख्या पाई जाती थी वनों में, और हाथी युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हाथी इतना बड़ा होता है, उससे तो जल्दी मारा नहीं जा सकता। अगर कोई मार भी लेगा तो वो गिरेगा तो लगभग 50-100 लोगों को वैसे ही मार डालेगा युद्ध में। तो कहने का मतलब हाथी भी प्रमुख योग्यता मतलब भूमिका निभाते हैं। युद्धों के समय हाथी ऊंचा होता है, वहाँ पर बैठकर वो कुचलता जाता है सबको, और ऊपर से भाले लेकर वो एक दूसरे को मारा करते हैं। तो हाथी की अहम भूमिका थी ये भी। तो ये सारे मुख्य कारण थे जो माने जाते हैं कि मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण थे। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं हर्यक वंश, जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।